आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। आज सुबह की नई किरणें के साथ आनंद बाबू ने उत्साह के साथ अपना बिस्तर छोड़कर उठे और इतनी उम्र में भी सारी व्यवस्था करने में जुटे हुए थे। इतना जोश तो आजकल के नौजवानों में भी नहीं दिखाई देता है, जितने जोश के साथ वह सुबह से पूरी व्यवस्था की देखरेख करने में लगे हुए थे। और देखते भी क्यों नहीं, उनको एक नया जीवन देने वाली उनकी बिटिया सीमा की सगाई जो थी। आज इतने में सीमा बाहर आकर बोली, काका अब बस बहुत हो गया, रहने दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नहीं इस मंडप की सगाई हो। कब से आप इसको दुल्हन की तरह सजाने में लगे हुए हैं। हालत देखिए, अपनी ये बूढ़ी हड्डियां भी जवाब देने लगी थी। लीजिए पहले यह नींबू पानी पी लीजिए, वरना अब मैं आपको कान खींचकर कुर्सी पर बैठा दूंगी। आनंद काका मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अब तो इस घर से जा रही है, अब तो इस बूढ़े पर अपने अत्याचार मत कर और तू चिंता मत कर, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत ताकत है। नहीं काका, अब मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, पहले आप यह नींबू पानी पी लीजिए। वरना इतना कहकर सीमा तैयार होने के लिए अंदर चली गई। सीमा वह लड़की है जिसने आनंद काका के जीवन में फिर से खुशियां बिखेर दी थी। आनंद बाबू उनके यहाँ नौकर का काम करते हैं, परंतु सीमा और उसके परिवार ने कभी उन्हें नौकर नहीं समझा और सीमा ने तो उन्हें अपने पिता से कभी कम दर्जा दिया ही नहीं। कुछ देर बाद सगाई की रस्में शुरू हो चुकी थी। आनंद काका सब मेहमानों की आओ भगत करने में लगे हुए थे। तभी सीमा अपने मंगेतर के साथ स्टेज पर पहुंची तो सीमा के साथ उस नौजवान को देखकर आनंद काका के हाथ से पानी की ट्रे छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उनकी आंखों से आंसुओं की अवरुद्ध धारा बह निकली। जिस बेटे को देखने के लिए 15 साल से उनकी आंखें तरस गई थी, आज वह इस तरह से सामने आएगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आनंद काका दौड़कर स्टेज पर गए और अपने बेटे को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। सब मेहमान आश्चर्य भरी नजरों से उनको देख रहे थे। मितांशु ने चारों तरफ देखा और शक पकाते हुए उन्हें स्टेज से धक्का दे दिया और गुस्से में बोला, कौन है यह? कैसे कैसे पागलों को आप लोगों ने नौकरी पर रखा हुआ है? जगमोहन बाबू बोले, बेटा यह कोई नौकर नहीं, हमारे घर के एक सदस्य हैं। बेचारे कब से अपने बेटे को एक बार देखने के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए हर किसी में उन्हें अपना बेटा दिखाई देता है। मितांशु बोला, अंकल जी आप नहीं जानते, ऐसे लोगों को अरे गरीबों का बहाना बनाकर नाली के कीड़े की तरह जहां अमीर लोग देखते हैं बस पीछे पड़ जाते हैं। बेटे की बातें सुनकर आनंद बाबू सबकी नजरों से बचते हुए एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। सीमा सब कुछ छोड़ छाड़ कर आनंद काका के पास पहुंची तो उसने देखा आनंद बाबू अपने बेटे मितांशु की तस्वीर को देखकर बस रोए जा रहे थे। जिस पिता ने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को कोल्हू के बेल की तरह झोंक दिया, जिस माँ ने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए काम करते करते अपना प्राण त्याग दिए, आज इस बेटे ने उनके त्याग और तपस्या का यह सिला दिया। सीमा पीछे से आनंद बाबू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, काका क्या सच में मितांशु आपका बेटा है? आनंद बाबू कुछ नहीं बोले तो सीमा उनके कपकपाते हाथों को अपने सिर पर रख कर बोली, काका आपको मेरी कसम प्लीज बताइए, क्या मितांशु आपका बेटा है? अगर वह आपका बेटा है तो फिर आपकी यह हालत कैसे?
आनंद बस्ती में रोते रोते सरावा बातों में गुम और हो भी क्यों ना, आज आनंद बाबू के बेटे मितांशु ने 12वीं में पूरे राज्य में पहला स्थान जो प्राप्त किया था। आनंद बाबू जो पैसे से एक रिक्शा चालक था और उनकी पत्नी सुमित्रा लोगों के घरों में काम करती थी। इन सब में भी पति पत्नी अपने इकलौते बेटे मितांशु की पढ़ाई में कभी कोई अड़चन नहीं आने दिया और आज मितांशु ने भी अपने माता पिता के इस मेहनत का उन्हें इनाम दिया। बस्ती की हर एक माँ मितांशु से उसके बच्चे को अपने जैसा होशियार बनाने को कह रही थी और बार बार सुमित्रा की किस्मत पर उसे बधाइयाँ दे रही थी। अब तो तुम लोगों के जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। सुमित्रा इस बस्ती में रहने वाली अन्नपूर्ण काकी ने कहा, भगवान ऐसा होनहार बेटा सबको दे जो अपने माँ बाप का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। दोनों पति पत्नी आज गर्व से फूले नहीं समा रहे थे और बार बार भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे जो उन्हें ऐसा बेटा मिला। आगे की पढ़ाई के लिए मितांशु को राज्य सरकार से छात्रवृत्ति मिली और वह पढ़ाई के लिए अपने शहर से दूर एक बड़े शहर चला जाता है। अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मितांशु का दाखिला एक बड़े कॉलेज में हो जाता है। आज पहली बार मितांशु अपनी बस्ती की जिंदगी से एक अलग ही दुनिया में आया था जो गरीबों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। वह हॉस्टल के जिस कमरे में रहता था वहाँ 2 लड़के और रहते थे। लगभग वहाँ सभी अच्छे खासे घर से लगते थे। मितांशु सबके बीच में खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। एक दिन की बात है, मितांशु समेत कुछ बच्चे बैठे थे कि तभी मितांशु की नज़र दूर की एक भीड़ पर पड़ी। वहाँ कई सारे बच्चे मिलकर एक साथ लड़के को परेशान कर रहे थे। मितांशु ने अपने पास ही बैठे एक लड़के से पूछा, यह सब वहाँ क्या चल रहा है? वे लोग कुछ बेचारे लड़के को परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे वह गरीब हैं, यह छात्रवृत्ति प्रकार यहाँ पढ़ने तो आ जाते हैं और फिर हमारी बराबरी करना चाहते हैं। बस उन्हें उनकी औकात याद दिलाने के लिए यह सब किया जाता है ताकि भूल से भी वह हमारी नकल न कर सके। उस लड़के ने कहा तो मितांशु बोला, पर गरीब हो या अमीर, पढ़ने का अधिकार तो सबको है ना, फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? अरे क्या तुम लोगों को अंदाजा भी है, यहाँ तक आने के लिए एक गरीब का सफर तुम अमीरों से कई ज्यादा संघर्ष भरा होता है। मितांशु ने ऐसा कहा तो वह लड़का बोला, तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? कहीं तुम भी उसके जैसे ही गरीब छात्रवृत्ति पर ही तो यहाँ नहीं आए हो ना? उस लड़के ने कहा। अपने सामने हो रहे उस लड़के पर अत्याचार देखकर मितांशु बहुत घबरा गया और इस घबराहट में वह कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरे पापा का तो कपड़ों का व्यापार है और हमारी कई सारे दुकान भी हैं। फिर तो ठीक है, रहने दो ना, किसके साथ क्या होता है उसे हमें क्या। पर हाँ, अगर इन गरीबों को ऐसा सबक न सिखाया जाए तो फिर यह कॉलेज इन कंगालों से ही भर जाएगा। चल यार, कैंटीन में आज पिज्ज़ा खाते हैं, उस लड़के ने कहा। पिज्ज़ा? मितांशु ने चौंकते हुए कहा, क्योंकि अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी कितनी मुश्किल से नसीब होती थी। पिज्ज़ा का तो कभी स्वाद ही नहीं चखा था। हाँ, पर इतना जानता था यह कोई महंगी चीज़ है। और अब मितांशु कोई बहाना बनाने का सोचने लगा। फिर उसने कहा, नहीं यार, मेरा पेट खराब है, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा। उसके बाद वह वहां से चला गया। वह हर रोज गरीबों के बारे में चल रही बातें सुनता, जिससे उसे अपने माता पिता से चिढ़ होने लगी। दिनों दिन वह भगवान को कोसता उसे ऐसे गरीब घर में पैदा करने के लिए।
उसके पास एक छोटा सा फोन था जिसे उसके पापा ने उसे जाते वक्त लिया था ताकि वह उस रोज बात कर सके। पर मितांशु वह फोन लेकर कभी कॉलेज जाता ही नहीं था। कमरे में ही वह उसे साइलेंट करके रखता था ताकि किसी को उसके फोन का पता ना चले। और सभी से कहता आते वक्त मेरा फोन पानी में गिर गया था, इसलिए पापा मेरे लिए नया फोन लेकर आएंगे। फोन को छुपाने के लिए चक्कर में वह अपने माता पिता से कई कई दिनों तक बात नहीं कर पाता था। एक दिन उसने अपने पिता को फोन करके कहा, अब मैं आप लोगों से तभी बात करूंगा जब आप मुझे एक नया स्मार्टफोन लाकर देंगे। पर बेटा, स्मार्टफोन तो बड़ा महंगा होता है, हम कहां से लाएंगे? आनंद बाबू ने कहा। मितांशु बोला, तो यह सब आपको महंगे सपने देखने से पहले सोचना चाहिए था। यहाँ गरीबों को इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने का कोई हक नहीं। आपको पता भी है यहाँ गरीबों के साथ कैसा सलूक होता है। मितांशु ने पिता से चिल्लाते हुए आवाज में कहा। आनंद बाबू बोले, बेटा तेरी किस्मत हमारी तरह ना हो, इसलिए हम पाई पाई जोड़कर तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं ताकि जो दुख हमने झेले वह तुझे कभी ना झेलना पड़े। इसलिए खुद भगवान ने भी तेरा साथ दिया। तू बस यह गरीब अमीर के भेदभाव को भूल जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और अगर कोई तुझे परेशान कर रहा है तो मैं आज जाता हूँ तेरे हेडमास्टर से बात करने। तू डर मत बेटा, हम गरीब हैं, कोई चोर नहीं। तो डर क्यों रहा है? आनंद बाबू ने कहा। तो मितांशु बोला, नहीं खबरदार, जो आप यहाँ आए तो मैं फिर कभी यहाँ नहीं रहूँगा। हालत देखी है आपने, कभी अपनी मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि आप मेरे पिता हैं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी किस्मत खराब है जो आपका बेटा बना, पर अब मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा और फिर आप लोगों को भी किस्मत बदल दूंगा। हर कोई अपने पिता के दौलत पर ऐश करता है, आप लोग अपने बेटे की कमाई पर ऐश करना। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, पापा अमीर बनना। मितांशु ने कहा, बेटा अमीर बनना या ना बनना, परंतु एक अच्छा इंसान जरूर बनना, हमारे लिए यही गर्व की बात होगी। और रही बात तेरे स्मार्टफोन की, मैं जल्द ही भेजता हूँ। मेरा बेटा वहाँ अपने पढ़ाई में मन लगा सके, उसके लिए इस गरीब पिता से जो बन पाएगा वह करेगा। आनंद बाबू ने कहा। सुमित्रा जी ने अपने पास रखे कुछ गहनों को बेचा और बेटे को स्मार्टफोन लेकर भिजवाया। उसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। अपनी अमीरी दिखाने के लिए मितांशु कुछ न कुछ आनंद बाबू से मांगा करता और इधर आनंद बाबू लोगों से कर्जा लेकर उसकी वह मांग पूरी करते चले जा रहे थे ताकि बेटे की पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए। अपने कर्ज को चुकाने के लिए आनंद बाबू दिन रात काम करते, लेकिन एक बार अगर लालच किसी के मन में घुस जाती है तो वह खत्म कहाँ होती है, इस बात से आनंद बाबू भी बेखबर थे। इसी तरह समय निकलता रहा और धीरे धीरे मितांशु पूरी तरह बदल गया। उसे अपनी बस्ती, अपना घर, अपनी गरीबी, यहाँ तक भी अपने माता पिता से भी चिढ़ होने लगी थी। वह अपने पापा का फोन अक्सर नहीं उठाता था, कभी जो उठा लिया तो ढंग से बात भी नहीं करता था। एक दिन उसने पापा से फोन पर कहा, अब मेरी पढ़ाई खत्म होने वाली है, बार बार फोन करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई खत्म होते ही मैं वापस घर आ जाऊंगा। उसके हजार नाटक के बाद भी उसके माता पिता उसके घर आने के बाद से खुश हो जाते हैं। सुमित्रा जी सबसे कहती फिरती, अब हमारा
अमितांशु घर आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा, उसे हमारी तकलीफ जरूर दिखेगी। वहाँ के माहौल के हिसाब से खुद को बदलना पड़ रहा होगा, वरना मेरा मितांशु ऐसा नहीं है। कब आने को कहा है उसने? पता नहीं, कहा कह तो रहा था 1 महीने बाद, पर उसने दोबारा फोन करने को मना किया है। अब इंतजार ही कर सकते हैं उसके आने का, आनंद बाबू ने उदास होते हुए कहा। फिर आनंद बाबू और सुमित्रा जी इंतजार करने लगे, पर 1 महीना बीत गया, न मितांशु आया न उसका फोन ही लग रहा था। थक हार कर परेशान आनंद बाबू और सुमित्रा शहर आ गए। वे पहुंच गए उसके कॉलेज, जहां उन्हें मितांशु की नौकरी लगने का पता चला। मतलब जब मितांशु अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद आनंद बाबू से कह रहा था, वह दरअसल उसकी नौकरी तभी लग गई थी, पर वह यह बात अपने माता पिता को बताना नहीं चाहता था। यह बात जब उसके माता पिता को पता चली, उनका दिल टूट गया। पर अब वह मितांशु को ढूंढे कैसे? कुछ देर विचार करने के बाद आनंद बाबू बोले, सुमित्रा, जो रिक्शा में वहाँ चलाता हूँ वह अगर यहाँ चलाऊँ तो आमदनी ज़्यादा होगी और जल्दी ही सबका कर्ज चुका पाऊंगा। साथ में मितांशु से भी कभी मिलने की उम्मीद रहेगी, वरना ऐसे तो मैं कर्जदारों के कर्ज और सूद में डूबता चला जाऊंगा। जिस बेटे के लिए यह सब किया उसका भी भरोसा नहीं रहा। तुम क्या कहती हो? जैसा आपको ठीक लगे जी, मेरा क्या है, जहाँ आप वहाँ मैं, और हाँ है ही कौन? यह कहकर सुमित्रा रोने लगती है। माँ बाप की जिंदगी को रोशन करने चला था, मितांशु पर नहीं पता था कि इस तरह यह हमारा नाम रोशन करेगा। चलो अब यहाँ से, यह कहकर आनंद बाबू अपने आंसू पोंछने लगे। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और इधर आनंद बाबू और सुमित्रा जी इस शहर में अपना गुजर बसर करने लगे। बेटे की याद में सुमित्रा पूरे दिन घुटती रहती और फिर जो बीमार पड़ी फिर कभी नहीं उठी। बेटे को बार बार फोन लगाया, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। पत्नी की सारी क्रियाकर्म पूरे करने के बाद आनंद बाबू की भी भावनाएं मर गई। वह दिन रात बस मशीनों की तरह काम करते और खा पीकर सो जाते। वह हर दिन रिक्शा चलाकर जो आमदनी होती उसे थोड़ा थोड़ा अपना कर्ज चुकाना नहीं भूलते। उनके इस लग्न को देखकर उनके शहर का एक साहूकार कहता है, आनंद बाबू, मानना पड़ेगा तुम्हें। जिस उम्र में लोग आराम करना चाहते हैं उस उम्र में तुम कोल्हू की बैल की तरह काम कर रहे हो, अपना कर्ज चुका रहे हो। आनंद बाबू बोले, मालिक, आप लोगों के कर्जा ही तो मुझे अब तक जिंदा रखा है, वरना मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। बस डरता हूँ वही आप लोगों का कर्ज चुकाने से पहले ही मर न जाऊं। साहूकार ने कहा, ऐसी बात मत करो आनंद, तुम्हारी मेहनत और उम्र को देखते हुए मैं तुम्हारा कर्ज माफ करता हूँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा काम भी है जो इसी शहर में है। इससे तुम्हारी कमाई भी ज़्यादा होगी और तुम्हें अपने इस भाड़े के रिश्ते को भाड़ा देने से भी मुफ्त मिल जाएगी। तुम जो भी कमाओगे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। साहूकार ने कहा, ऐसा कौन सा काम है मालिक? आनंद बाबू ने कहा, मेरा एक दोस्त इसी शहर में है, उसे एक विश्वासी ड्राइवर की ज़रूरत है और तुमसे ज़्यादा विश्वासी मेरी नज़र में तो और कोई नहीं है। वह रहने के लिए एक घर और अच्छी तनख्वाह देगा। बोलो क्या कहते हो, करना है? साहूकार ने कहा, हाँ मालिक, करूँगा। आपने तो मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दिया, पर बाकियों का कर्ज भी तो चुकाना है। जरूर करूँगा, आनंद बाबू ने कहा और फिर उस काम में लग गए। कुछ ही दिनों में आनंद बाबू अपने स्वभाव की वजह से वहाँ के सेठ जगमोहन बाबू को चहेता बन गए थे। घर में जगमोहन बाबू अगर अपने बाद किसी पर भरोसा करते तो वह आनंद बाबू ही थे। धीरे धीरे आनंद बाबू का मन जगमोहन बाबू के घर में लगने लगा। उन्हें
उन लोगों के साथ रहकर बिल्कुल परायापन नहीं लगता था। ऊपर से उनकी बिटिया सीमा जो हर बात पर आनंद बाबू के कान खाए रखती। काका मुझे वहाँ ले चलो, काका मेरा यह काम करवा दो, बस उनके आगे पीछे ही घूमती रहती। आनंद बाबू भी सीमा को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगे थे। एक दिन आनंद बाबू जगमोहन बाबू को लेकर उनके दफ्तर जा रहे थे कि तभी रास्ते में जगमोहन बाबू बोले, आनंद तुम कभी अपने बारे में बताते नहीं, पत्नी का देहांत कुछ सालों पहले हो गया, बस इतना ही बताया। बच्चे बच्चे नहीं हैं क्या? तुम्हारे क्या कहूँ साहब, बड़ा बदकिस्मत हूँ। मैं एक बेटा था, शायद है, मुझे तो यह भी नहीं पता वह है भी या नहीं। यह कहकर आनंद बाबू अपने आप बीती जगमोहन बाबू को बताते हुए भावुक हो जाते हैं। छोड़ो आनंद, तुमने अपना फर्ज निभाया, यह तो उसकी बदकिस्मती है जो ऐसे पिता को छोड़कर गया, पर देर सवेर ही सही वह इसका फल जरूर भोगेगा। सुनो आनंद, तुम्हें मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। मेरी बेटी सीमा की सगाई है, तो तुम्हें उसके काका का पूरा फर्ज निभाना है। मेरी बात अगर वह किसी को सबसे ज्यादा मानती है तो वह तुम ही हो। जगमोहन बाबू ने कहा, जी साहब आप चिंता मत कीजिए, सीमा बिटिया की सगाई में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। आनंद बाबू ने कहा, आनंद बाबू सीमा की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आखिर उनके बेटे के दर्द का घाव सीमा ने ही भरा था। आज सीमा की सगाई थी। सुबह से आनंद बाबू भागा दौड़ी कर रहे थे, इसलिए बहुत थक कर एक जगह बैठ गए और फिर उनकी भागा दौड़ी देख सीमा नींबू पानी लेकर उनके पास जाती है और कहती है, काका सगाई में ही खुद को इतना थक लोगे तो शादी में क्या होगा? चलिए पहले नींबू पानी पी लीजिए, अपनी हालत देखो क्या हालत कर ली है। काका आपने बस बिटिया तू चिंता मत कर, बहुत जान है इस बूढ़ी हड्डियों में, और मेरी बिटिया के लिए तो डबल मेहनत कर सकता हूँ। आनंद बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा। सगाई में आनंद बाबू बाहर कुछ काम कर रहे थे कि तभी सीमा के मंगेतर की कार दरवाजे पर आकर रुकती है। आनंद बाबू इस कार की ओर देख रहे थे कि तभी जगमोहन बाबू बाहर सीमा के मंगेतर को लेने आते हैं, पर वह जैसे ही गाड़ी से निकलता है आनंद बाबू की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं उनका बेटा मितांशु था। आनंद बाबू मितांशु को गले से लगाकर अपना दर्द कम करना चाहते थे। इतने में ही जगमोहन बाबू बोले, आनंद बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। एक बार फिर अपनी भावनाओं को मारकर आनंद बाबू अपना फर्ज निभाने अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस स्टेज पर अपने बेटे को देखकर वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और उसके गले से लिपटकर रोने लगते हैं। जहां मितांशु ने उन्हें सबके सामने पागल नौकर कहकर अपमानित किया। सीमा जल्दी चलो, देर हो रही है। सीमा की सहेली की आवाज से आनंद बाबू ख्यालों से बाहर आए। सीमा बोली, काका आप यहीं ठहरिए, मैं बस अभी 2 मिनट में आती हूँ। आनंद बाबू सीमा की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वह मितांशु की सच्चाई जगमोहन बाबू को बताने के लिए आगे बढ़े, पर वह फिर सोचे कि सगाई में इतने सारे लोग, घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ है, पर सीमा बिटिया के साथ धोखा भी नहीं दे सकते थे। उन्होंने पलट का देखा कि तभी वह अपने पीछे मितांशु को खड़ा पाते हैं। मतलब आपसे कभी मेरा पीछा छूट ही नहीं सकता। कितने मुश्किल से भागा था आपसे, आपकी गरीबी से, पर अब फिर से मेरी जिंदगी में आ गए। मुझे तो लगता था
कि अब तक आप लोग कहीं मर गए होंगे भूख की वजह से, पर नहीं, अभी भी जिंदा हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए किसी झोपड़ी में, मितांशु ने कहा। हाँ बेटा, मर ही गया हूँ, पर सिर्फ तेरे लिए। मैं अब तुझे नहीं जानता और तेरी सच्चाई भी अब जगमोहन बाबू को जरूर बताऊंगा। आनंद बाबू ने कहा, खबरदार बूढ़े, जो किसी को भी बताया तो, वरना इसका परिणाम सीमा को भुगतना पड़ सकता है। मितांशु ने गुस्से में कहा। आनंद बाबू मितांशु के इस बात से थोड़ा सहम जाते हैं और अब वह क्या करे ऐसे ही सोचते हुए बस मितांशु को जाता हुआ देखते रहते हैं। पार्टी में अंगूठी की रस्म शुरू होने वाली थी कि तभी वहां सीमा आकर बोली, अटेंशन प्लीज, आज मैं आप लोगों को मेरे किसी खास से मिलाना चाहती हूँ। यह शख्स मेरे लिए मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मेरे पापा के बाद अगर मुझे किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा है वह यही है, और वह है मेरे आनंद काका। वैसे देखा जाए तो यह मेरे ससुर जी भी लगते हैं, लेकिन यह मेरी बदकिस्मती है कि मुझे उनकी सेवा करने का मौका नहीं मिल सका। क्यों मितांशु, सही कहा ना मैंने? सीमा के इतना कहते ही मितांशु की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने आप को सम्मानित पाकर आनंद बाबू की आंखों में आंसू आ गए। पर माफ करना काका, आप मेरे काका ही ठीक हैं, मुझे नहीं बनना आपको अपना ससुर। क्योंकि जो लड़का अपने माता पिता को कामयाबी की सीढ़ी बनाकर उन्हें अकेला छोड़ सकता है, वह पत्नी को कभी सीढ़ी नहीं बनाएगा। क्या भरोसा है? मितांशु गुस्से में बोला। सीमा, तुम इस नौकर के लिए क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? सीमा खींचकर एक तमाचा मितांशु के गाल पर जड़ते हुए बोली, खबरदार, अगर काका को नौकर कहा तो शर्म नहीं आती अपने पिता को नौकर कहते हुए? चौंको मत मितांशु, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और अब मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। तभी आनंद बाबू बोले, बेटा, इससे इसके साथ ऐसा मत करो। यह तो अपने दोस्त से कहकर आया था कि उसे अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी शादी लॉटरी से हो रही है। बेचारा फिर कहीं का नहीं रहेगा। काका कहीं का तो यह वैसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसने एक पिता के विश्वास का जो खून किया है, उसकी सजा तो इसको मिलकर ही रहेगी। इसने तो कहा था यह अनाथ है और बचपन से ही अपने मम्मी पापा के प्यार के लिए तरसता रहा, इसलिए मुझे इसे इतना लगाव हो गया था। लेकिन अब बस बहुत हुआ, इससे झूठ का पर्दा अब उठ चुका है। काका, पुलिस को फोन कीजिए। मितांशु गिड़गिड़ाते हुए बोले, सीमा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर उसने सीमा का हाथ पकड़ लिया तो आनंद बाबू ने एक जोर का चाटा मितांशु के गाल पर लगाकर बोले, काश यह थप्पड़ तुझे पहले मार दिया होता तो शायद आज तू भी इस इंसान होता। मितांशु की अब ना तो नौकरी रही और ना ही सीमा नाम की लॉटरी। मितांशु चुपचाप सभी मेहमानों के बीच से सर झुकाए वहां से चले जाते हैं। आनंद बाबू धम से वहीं गिर पड़ते हैं। सीमा ने दौड़कर आनंद बाबू को संभालती हैं और बोलती हैं, काका, यह समझ लीजिए कि आपने बेटा खोया है तो एक बेटी को पाया है। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी इस बेटी की है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि जिस प्यार से और खुशी के लिए आप तरसते रहें वह सब आपके कदमों में लाकर दूं। आनंद बाबू ने एक प्यार भरा आशीर्वाद सीमा के सर पर रख दिया और खुशी खुशी सीमा के परिवार के साथ रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके सारे घाव भर गए, लेकिन उधर मितांशु दर दर की ठोकर खाता फिरता रहा। ना उसे कहीं नौकरी मिली और ना ही कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार हुई।
बच्चों को पढ़ाना हर माता पिता का अरमान होता है, पर गरीबों के लिए यह कहाँ आसान होता है। जहाँ एक एक तिनका जोड़कर पिता तोड़ मेहनत करता है, वही बच्चों को सिर्फ प्यार पैसों से होता है। दोस्तों, माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने से ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं। लेकिन यह कहाँ का न्याय है कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले तो वह अपने गरीब माँ बाप को ही भूल जाए। यह कहानी समाज को सच्चाई का आईना दिखाती को बयां करती है। क्या मितांशु को अपने माँ बाप के साथ ऐसा करना चाहिए था? सीमा ने उसके साथ जो किया वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।